एक ऐसी बूढ़ी औरत जिससे पूरा गांव नफरत करता है, जिसकी मौत की लोग दुआ करते हैं। अचानक वही औरत करोड़ों के सोने की मालकिन बन जाती है और फिर वही लोग जो उसकी मौत चाहते थे उसी की जान बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक जबरदस्त साउथ इंडियन मूवी थाई किजावी को, जिसकी कहानी लालच, रिश्तों और एक माँ की सच्चाई को ऐसे दिखाती है जो आपको अंदर तक हिला देगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस कहानी का ट्विस्ट आपके दिमाग को घुमा देगा। एक घर को छोड़ देते हैं क्योंकि उन लोगों का कहना है कि उस घर का आदमी हर एक शादी में जाता है और फ्री में खाना खाकर चला आता है, शगुन का पैसा भी नहीं देता है। तभी हम उस आदमी को भी देखते हैं। उसका नाम बैनी होता है और उसका शादी का उम्र निकल चुका है, फिर भी अभी तक उसकी शादी नहीं हो पाई है, जिसके लिए गांव वाले उसे बहुत ताना मारते रहते हैं। फिर भी उसे उन लोगों की बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद एक घर में एक बच्चे को देखते हैं जो कि टीवी देखते हुए खाना खा रहा था। उसी घर में एक बूढ़ी औरत को भी देखते हैं। वो ऊपर वाले कमरे में ही रहती थी। वो जैसे ही नीचे उतरती है, उस बच्चे को टीवी देखता हुआ देखकर बहुत डांटती है, जिसकी वजह से वो बच्चा इस औरत को देखते ही डर कर भाग जाता है। तभी उस बच्चे की माँ भी आ जाती है। यहाँ पर पता चलता है कि ये औरत इस बूढ़ी औरत की बेटी है और उसका पति उसे यहाँ पर ही छोड़कर चला गया है, जिसके बाद उसकी माँ ही उसे और उसके बच्चे को पालती है। लेकिन ये बूढ़ी औरत बहुत ही खतरनाक होती है, क्योंकि वो किसी से भी अच्छे से बात नहीं करती है। वो अपनी बेटी को भी डांट लगा देती है। वो बोलती है कि तुझे और तेरे बेटे को तेरा पति यहाँ पर छोड़कर भाग गया और मुझे ही तुम लोगों को पालना पड़ रहा है। ऐसे ही न जाने बहुत कुछ कह देती है। उसकी बेटी भी उसे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाती है। इसके बाद वो बूढ़ी औरत अपने अलमारी से कुछ खाता लेकर घर से निकलती है। दरअसल इस बूढ़ी औरत का नाम पनुताई है और ये जब भी घर से निकलती है, गाँव के सारे मर्द छुपने लगते हैं और सारी औरतें अपनी सारी सोने की चीजें छुपाने लगती हैं, क्योंकि गांव के सारे लोग पनुताई से कुछ न कुछ उधार ब्याज पर ले रखे थे। पनुताई घर से जो खाता लेकर निकली थी, उसमें गांव के सारे लोगों का नाम और कौन कितना पैसा लौटाएगा सब उसमें लिखा हुआ है। जो भी पैसा नहीं लौटाता था, पनुताई उसे बहुत ही बुरा भला कह देती थी, जिसकी वजह से गाँव के सारे लोग उससे बहुत डरते थे। उस गाँव में जो मटन बेचता था, पनुताई उसे भी नहीं छोड़ती है। वो पूरा का पूरा मटन लेकर घर चली आती है और अपनी बेटी को दे देती है। उसकी बेटी उस मटन को अच्छे से पकाकर बहुत सारे टिफिन में पैक कर देती है और इसके बाद गांव में जितने भी भूखे और गरीब लोग हैं, उन लोगों को टिफिन दे देती है। पनुताई जैसी भी औरत हो, लेकिन ये एक काम बहुत अच्छा करती थी। वो अपना सारा काम खुद ही करती थी। पनुताई अपने पैसे वापस पाने के लिए लोगों को ऐसा परेशान करती है कि लोग परेशान होकर उसकी मौत की दुआ करने लगते हैं, अजब अजब टोटके भी करते हैं। इसके बाद हम एक शराबी को देखते हैं। वो भी पनुताई से परेशान था। एक दिन वो शराब पीकर उस गांव के देवता के मंदिर चला जाता है और अपनी प्रॉब्लम के बारे में कहता है। वो शराब के नशे में धमकी देता है कि अगर सुबह तक पनुताई का कुछ नहीं किया तो मैं यहाँ पर दूसरा एक भगवान की मूर्ति रखकर पूजा करना स्टार्ट कर दूंगा। नेक्स्ट डे हम सुबह का सीन देखते हैं। रोज की तरह पनुताई की बेटी खाना बना रही है और उसका बेटा खाना खा रहा है। पनुताई की बेटी घड़ी को देखती है। घड़ी में सुबह का 7 बज चुका था, फिर भी पनुताई अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। रोजाना वो 7 बजे से पहले ही कमरे से बाहर निकल जाती थी, लेकिन आज बहुत लेट हो चुका था। इसलिए पनुताई की बेटी, जिसका नाम सुरीली है, वो अपने बेटे को पनुताई के कमरे में भेज देती है। उसका बेटा जैसे ही पनुताई के कमरे में एंटर करता है, पनुताई को देखकर चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से सुरीली दौड़ती हुई उस कमरे में चली जाती है। उसके बेटे के चिल्लाने से गाँव वाले भी सुन लेते हैं और वो लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। पनुताई अपने बेड से उठ ही नहीं पा रही थी। लोगों को लगता है कि ये बहुत जल्द ही मर जाएगी, इसलिए सारे लोग खुश हो जाते हैं और पनुताई को ऊपर वाले कमरे से उठाकर नीचे वाले कमरे में लेकर आते हैं। दूसरी ओर हम बेनी को देखते हैं, जो कि एक मैरिज ब्रोकर के पास गया हुआ था। ब्रोकर उसे बोल देता है कि 40 साल की उम्र के बाद लड़की मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक औरत है जिसके 2 पति मर चुके हैं और अभी एक है जो कि बीमार है। कुछ दिन में वो भी मर जाएगा। वो औरत शादी के लिए मान जाएगी, लेकिन वो 12 तोला सोना डिमांड कर रही है। बेनी ये सब सुनकर सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसके पास 2 तोला ही सोना है। वो ये सोच रहा था कि बाकी का 10 तोला सोना कहाँ से अरेंज करेगा। तभी उसके गांव का एक लड़का वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे पनुताई की खबर दे देता है, जिसे डॉक्टर को लेकर आए हो। आयुर्वेदिक डॉक्टर पनुताई का हाथ देखकर बता देता है कि ये और ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगी, जिसे सुनकर गाँव वाले फिर से खुश हो जाते हैं और गाँव में खुशी जैसा माहौल बन जाता है। और इसके बाद एक एक करके पनुताई के 3 बेटे आ जाते हैं, लेकिन वो लोग अपनी माँ को देखने के लिए जाते ही नहीं है। तभी एक औरत सुरीली को जाकर खबर कर देती है कि उसके भाई लोग आए हैं, लेकिन ये सब सुनकर भी सुरीली खुश नहीं होती है, क्योंकि वो अपने भाई लोगों से नाराज थी। दरअसल सुरीली के पापा मरने के बाद ही उसके 3 भाई उनकी माँ के साथ प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा कर दिए थे, जिसके बाद पनुताई अपने बेटों का बिहेवियर देखकर उन लोगों को उनके हिस्से देने के लिए मना कर देती है और कहती है कि ये सारी संपत्ति मैंने अकेले कमाई है, इन सब में
तुम लोगों का हक नहीं है। इसके बाद ही सुरीली का पति भी आकर 3 तोला सोना मांगता है। दरअसल सुरीली की शादी के टाइम जितना भी सोना देना तय किया गया था उसमें से 3 तोला कम था। पनुताई ने ये कह के रखा था कि शादी के बाद मिल जाएगा। सुरीली का पति इसी 3 तोला सोना की बात करता है। सुरीली को शादी के टाइम 22 तोला सोना मिला था जिसे सुरीली का पति बेच डाला था। इसलिए पनुताई सुरीली के पति को भी डांट देती है और वहां से भगा देती है। इसीलिए ही सुरीली का पति सुरीली को छोड़ दिया था। और आज की बात करें तो पनुताई के तीनों बेटे इसी लालच के कारण ही आए हुए हैं। बूढ़ी कैसे जल्दी मर जाए और प्रॉपर्टी का बंटवारे के लिए सलबम भी आया हुआ था और एक शराब की बोतल लाया हुआ था। वो उस मंदिर में एक दिया जलाकर भगवान से ये कहता है कि ये दिया बुझने के अंदर वो बूढ़ी मर जानी चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पनुताई को देखने के लिए वहाँ पर एक आदमी आता है। वो पनुताई को देखकर वहाँ से जाने वाला था कि उसे बेनी देख लेता है। वो कभी भी उस आदमी को गाँव में नहीं देखा था। वो उस आदमी के बारे में जानने के लिए उस आदमी के पास ही चला जाता है और उसके बारे में पूछने लगता है। वो आदमी बैनी को जो भी बोलता है सुनकर बैनी के होश उड़ जाते हैं। वो फटाफट पनुताई के तीनों बेटों को बुला लाता है। वो आदमी पनुताई को भी वो सब बता देता है जो सब उसने बैनी को कहा था। दरअसल उस आदमी का नाम गोल्डी कुमार है और उसका कहना है कि वो एक सुनार है। उसकी एक दुकान है जो कि मदुरई के सराफा बाजार में है। वो ये भी कहता है कि पनुताई पिछले 8 साल से हर हफ्ते 1 तोला सोना खरीदती थी। पिछले हफ्ते वो एक साथ 160 तोला सोना खरीद के ले आई थी। ये सब सुनकर पनुताई के बेटों के भी होश उड़ जाते हैं। उन तीनों को यकीन होना मुश्किल हो जाता है। गोल्डी कुमार अपना रसीद निकाल कर दिखा देता है जिससे उन लोगों को यकीन हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर सुरीली का पति भी पहुँच जाता है। उसे देखकर इन तीनों को टेंशन होने लगती है। तभी बैनी एक दिमाग चलाता है क्योंकि ना अपनी बेटी को ही देगी और इन सब का फायदा उसका पति उठाएगा। तुम लोगों को कुछ मिलेगा भी नहीं। ये सब सुनकर वो लोग और भी टेंशन में आ जाते हैं। इसलिए वो लोग बेनी को ही रास्ता निकालने को कहते हैं। बेनी बहुत चालाक था। वो इन तीनों को कहता है कि पनुताई के पास टोटल 160 तोला सोना है। तुम लोग 50-50 तोला सोना आपस में बांट लो। मुझे सिर्फ 10 तोला सोना दे देना क्योंकि मुझे शादी करनी है। ये सब सुनकर पनुताई के बेटे मान जाते हैं। इसके बाद बेनी कहता है कि जब तक सोना नहीं मिल जाता बूढ़ी नहीं मरनी चाहिए क्योंकि इतने सारे सोने को कोई दिखाकर तो नहीं रखेगा। तभी सलबम को मंदिर की बात याद आ जाती है। इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। किसी को समझ में ही नहीं आता कि वो क्यों भाग रहा है। वो सीधा एक किराने की दुकान में जाता है और वहाँ से 2 बड़े-बड़े तेल के डिब्बे उठाकर मंदिर की ओर भागने लगता है। मंदिर के पास एक शराबी को देखते हैं। उसका नाम पसुकुट्टा होता। जितने भी लोग इस मंदिर में आते थे सब यहाँ पर शराब लेकर आते थे। लेकिन पसुकुट्टा उसी शराब को पी जाता था और उसी शराब के लालच में वो हमेशा ही मंदिर के आसपास ही रहता था। सलबम उसे वो तेल के डिब्बे और कुछ पैसे देकर कहता है कि इस दिए को बुझने मत देना, तुम्हें टाइम टू टाइम तेल और पैसा मिलता रहेगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। पसुकुट्टा ये सब देखकर खुश हो जाता है और आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसे लगता है कि भगवान उसके शराब का इंतजाम करने के लिए ही ऐसी लीला कर रहे हैं। इसके बाद दूसरी ओर देखते हैं पनुताई के बेटे और बैनी मिलकर डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर पनुताई को चेक करके सलाइन चढ़ा देता है। इसके बाद पनुताई के बेटे और बैनी मिलकर पनुताई के कमरे की तलाशी लेते हैं। लेकिन उन लोगों को सोना मिलता ही नहीं है, जिसकी वजह से उन लोगों को लगता है कि शायद पनुताई उस सोने को बैंक में रखी होगी। इसीलिए वो लोग सोना लेने के लिए बैंक पहुंच जाते हैं। बैंक में वो लोग कहते हैं कि उन्हें पनुताई नहीं भेजा है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो बैंक के सारे पैसे और लॉकर में जो भी है निकाल कर लाने को बोली है। बैंक वाले इन लोगों की बात सुनकर डाउट करने लगते हैं और वो इन लोगों को धमकी देते हैं कि वो पुलिस को बुलाएंगे, जिसे सुनकर ये लोग डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद ये लोग बहुत सारी जगह पर जाकर उस सोने को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन लोगों को सोना मिलता ही नहीं है। लेकिन इन लोगों को यकीन था कि सोना जरूर मिलेगा और इसी बीच इन लोगों में एक टेंशन पैदा हो जाता है। तीनों भाई बैनी से कहते हैं कि किसी तरह सुरीली के पति को भगाओ, लेकिन बैनी कहता है कि उसे भगाना इतना आसान नहीं है और अगर वो यहाँ पर रहा तो उसे जरूर इस सोने के बारे में पता चल जाएगा और अगर उसे इस सोने के बारे में पता चला तो वो हंगामा कर देगा। अगर उसे यहाँ से भगाना है तो उसे 3 तोला सोना दे दो जो कि उसे उसकी शादी में देना था और उसे उसकी पत्नी के साथ यहाँ से जाने को बोल दो। वो लोग खुशी खुशी चले जाएंगे। तीनों भाई बैनी की बातों पर मान जाते हैं। इसके बाद ये लोग घर के पास पहुंचते हैं। तभी तीनों भाई सुरीली के पति से बात करने के लिए बैनी को ही भेज देते हैं। बैनी जब सुरीली के पति के पास जाता है तब सुरीली का पति सिगरेट पी रहा था। बैनी उसे पूछता है कि सिगरेट पी रहे हो क्या? इतना बोलकर वो वहाँ पर बैठ जाता है और पॉकेट से कुछ निकालता है। तभी सुरीली के पति को ये लगता है कि बैनी उसे सिगरेट ऑफर करेगा, इसीलिए वो अपनी सिगरेट बुझाकर एक माचिस की डिब्बी में रख देता है और इसके बाद वो बैनी से सिगरेट मांगने लगता है। लेकिन तभी बैनी अपनी पॉकेट से मुर्गी का पंख निकाल रहा था कान खुजाने के लिए, जिसे देखने के बाद सुरीली के पति को ये लगा था कि बैनी सिगरेट निकाल रहा है। यहाँ पर बैनी बोलता है कि मैं तो सिर्फ पूछ रहा था कि सिगरेट पी रहे हो क्या, मैं कहाँ से लाऊं सिगरेट। ये सब सुनने के बाद सुरीली का पति चिढ़ जाता है
और बेनी को थप्पड़ लगा देता है। इसके साथ ही वो बेनी से झगड़ा करने लग जाता है, लेकिन गांव वाले उसे संभाल लेते हैं। लेकिन बेनी को ये सब अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वो रोते हुए वहां से चला जाता है। तीनों भाई ये सब देखकर उसके पीछे जाने लगते हैं और उसे मनाने लगते हैं। बेनी इन तीनों को कहता है कि जैसे बड़ी मछली को पकड़ने के लिए छोटी मछली देनी पड़ती है, उसी तरह पनुताई का सोना पाना है तो कुछ न कुछ सोना सुरीली के पति को देना ही होगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। लेकिन तभी इन तीनों की बीवियां वहां पर चली आती हैं और इन तीनों को डांटने लगती हैं, जिसके बाद ये लोग अपनी अपनी बीवियों को सारा सच बता देते हैं। इसके साथ ही वो लोग अपनी अपनी बीवियों ने जो भी सोने की चीजें पहनी थी वो सारी चीजें मांग लेते हैं। इसके बाद तीनों बीवियां पनुताई के पास जाती हैं और ऐसा एक्टिंग करती हैं कि जैसे कि पनुताई की सारी टेंशन इन तीनों को ही है। इसी बीच पनुताई सूसू कर देती है, जिसके बाद इन तीनों को पसंद ही नहीं करते थे। इसके बाद नेक्स्ट डे हम बेनी को देखते हैं। वो एक चाय की दुकान में बैठा था। उस दुकान में एक टीवी लगा हुआ था और उस टीवी में न्यूज चल रहा था जो कि साइन लैंग्वेज में बात कर रहा था। बेनी को टीवी देखकर एक आइडिया आता है। वो भागकर उन तीन भाइयों को ढूंढता है। वो तीन भाई जो अपनी बीवियों के जेवर लाए थे, वो लोग उन जेवरों को बेचकर एक मंदिर के पास खड़े थे। तभी बेनी वहां पहुंचकर उन लोगों को उस साइन लैंग्वेज वाले रिपोर्टर के बारे में कहता है, जिसके बाद उस रिपोर्टर को बुलाया जाता है। रिपोर्टर जैसे ही गाँव में पहुंचता है, ये लोग रिपोर्टर को डॉक्टर वाले कपड़े पहना देते हैं। रिपोर्टर पूछता है कि मुझे ऐसे कपड़े क्यों पहना रहे हो, जिस पर ये लोग कहते हैं कि जो भी हमारे गांव में आता है उसे हम ऐसे ही सम्मानित करते हैं। दरअसल ये लोग सुरीली के पति के डर से ही ऐसा कर रहे थे। इसके बाद रिपोर्टर पनुताई को देखता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर पनुताई को तो साइन लैंग्वेज पता ही नहीं है, तो रिपोर्टर कैसे समझेगा? अगर वो बिना बताए यहाँ से गया तो उसे पैसा मिलेगा ही नहीं। इसीलिए वो ऐसा एक्टिंग करता है जिसे देखकर लगता है कि रिपोर्टर पनुताई से बात कर रहा है। पनुताई भी हाथों से कुछ इशारा कर रही थी, लेकिन तभी पनुताई बेहोश हो जाती है। इसके बाद ये लोग रिपोर्टर को एक अलग जगह पर लेकर जाते हैं। वहां पर रिपोर्टर कहता है कि पनुताई कुछ कीमती चीज जैसे कि पैसा या सोने जैसी चीज कहीं पर छुपा कर रखी है। तुम लोगों को उस चीज को ढूंढने को कह रही है। ये लोग पूछते हैं कि किस जगह पर रखी है। इस पर रिपोर्टर कहता है कि उसके बारे में तो कुछ नहीं बोली, क्योंकि उससे पहले ही बेहोश हो गई। लेकिन एक ही रास्ता है जिससे आप लोगों को पता चल सकता है। आप लोग उसे किसी बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाओ, उसे ठीक करो। वो ठीक होने के बाद खुद ही बता देगी कि उस चीज को वो कहाँ रखी है। इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। इसके बाद तीनों भाई और बेनी मिलकर पनुताई को एक बड़े से हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कर देते हैं। लेकिन जब वो बिल पे करने जाते हैं तो इन लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल का बिल 50,000 का था। फिर भी वो लोग सोने के लालच में बिल पे कर देते हैं, जिसके बाद पनुताई की ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है और हॉस्पिटल की तरफ से बिल पे बिल आने लगते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों का पैसा भी खत्म होने लगता है। ये लोग फिर से अपनी बीवियों के बाकी के सोने भी मांगते हैं और उस सोने को बेचकर हॉस्पिटल का बिल पे करते हैं। इसके साथ ही उन लोगों को सुरीली को लेकर भी बहुत डर होता है। वो लोग ये सोच रहे थे कि अगर सुरीली को सोने के बारे में पता चला तो वो अपने पति को बता सकती है। इसीलिए वो लोग अपनी बीवियों को सुरीली के पीछे लगवा देते हैं। सुरीली क्या करती है, किससे मिलती है, इन सारी चीजों का पता करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद ये लोग सुरीली को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग देखते हैं कि सुरीली रेडी होकर कहीं जाने के लिए निकल रही है। तभी वो लोग सुरीली के पास जाकर पूछते हैं कि कहाँ जा रही हो, जिस पर सुरीली कहती है कि वो पनुताई के लिए कुछ कपड़े लेकर हॉस्पिटल जा रही है। ये सब सुनकर वो लोग कहते हैं कि इन कपड़ों को हम लेकर जाएंगे, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी सुरीली हॉस्पिटल जाने के लिए जिद करने लगती है, जिसकी वजह से वो लोग एक आइडिया लगाते हैं और सुरीली को पनुताई की कुंडली देखने के लिए दूसरी ओर भेज देते हैं। वो दोनों डॉक्टर को ऑपरेशन के लिए मना कर देते हैं। वो पनुताई का जो बड़ा बेटा था उसकी बेटी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर बेनी पहुँच जाता है और सुरीली के बेटे को डांट देता है। तभी उस लड़की की माँ भी चली आती है और वो भी उस लड़के को डांट कर उसे वहाँ से भगा देती है। उस लड़के के जाने के बाद वो औरत बेनी को पनुताई के कपड़े और कुछ सोने के गहने दे देती है। ये सब वो लड़का छुप कर देख रहा होता है। वो ये सब अपने बाप को बता देता है। सुरीली का पति ये सब सुनने के बाद बेनी को ढूंढने लगता है। बेनी के मिलने के बाद वो बेनी को धमकाता है कि वो लोग क्यों पनुताई को बचाना चाहते हैं और उन लोगों का क्या प्लान है। जिसके बाद बेनी डर के मारे सारा सच बता देता है। 160 तोला सोने की बात सुनकर सुरीली के पति के होश उड़ जाते हैं और वो बेनी को फिर से धमकाता है और कहता है कि उन तीनों भाइयों को ये पता नहीं लगना चाहिए कि मैं ये सब जानता हूँ। उन लोगों को कुछ भी नहीं बताना। अगर उन लोगों को पता चला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दूसरी ओर हम हॉस्पिटल में देखते हैं एक डॉक्टर इन तीनों भाइयों को पनुताई के बारे में बताता है, लेकिन वो डॉक्टर इन लोगों से इंग्लिश में ही बात कर रहा था, जिससे ये लोग नहीं समझ पा रहे थे। यहाँ पर इन तीनों भाइयों में से सलबम ही थोड़ा पढ़ा लिखा होता है। यहाँ पर डॉक्टर हंसते हुए कहता है कि कंडीशन इज क्रिटिकल। सलबम ये सब सुनने के बाद अपने भाइयों को कहता है कि माँ ठीक है। डॉक्टर ने कहा माँ बच जाएगी, जिसे सुनने के बाद
बाकी दो भाई खुश हो जाते हैं, लेकिन पनुताई की कंडीशन बहुत ही खराब हो चुकी थी। डॉक्टर फिर से आकर इन तीनों को समझाता है, लेकिन ये लोग डॉक्टर की बात को समझ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि डॉक्टर इंग्लिश और डांटता भी है। इसके बाद ये सारी बातें इस हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टर को पता चल जाती हैं, जिसकी वजह से वो उस डॉक्टर को डांट लगा देता है और कहता है कि इस हॉस्पिटल में गरीब लोग भी आते हैं, हर जगह इंग्लिश बोलना जरूरी है क्या। इसके बाद डॉक्टर उन तीनों भाइयों को बुलाकर कहता है कि पेशेंट की जो दिमाग में जाने वाली नस है वो ब्लॉक हो चुकी है, जिसकी वजह से दिमाग तक ब्लड अच्छे से नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए उनका ऑपरेशन करना जरूरी है और ऑपरेशन के लिए पैसा भी जरूरी है। इतना सुनने के बाद तीनों भाई और बैनी बाहर चले आते हैं। बाहर आने के बाद भी मजला भाई सलबम को डांटने लगता है, जिसकी वजह से सलबम गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। वो हॉस्पिटल के बाहर एक जगह पर बैठा हुआ था, तभी वहां पर एक एम्बुलेंस खड़ी हुई थी और उस एम्बुलेंस में एक पेशेंट मौजूद था। उस पेशेंट के परिवार वाले हेल्पर को किसी बात के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन हेल्पर सुन ही नहीं रहा था और उस एम्बुलेंस का ड्राइवर भी दूर खड़ा हुआ था। सलबम उनकी बातें सुनकर ड्राइवर को डांटने लगता है। तभी ड्राइवर उसे कहता है कि तुम्हें अगर प्रॉब्लम हो रही है तो तुम ही जाकर मदद कर दो ना। सलबम इतना सुनते ही मदद करने के लिए उस एम्बुलेंस के पास चला जाता है। वो देखता है कि एक बूढ़ी औरत सीरियस कंडीशन में है। तभी हेल्पर उस औरत का ऑक्सीजन पाइप निकाल देता है, जिससे औरत तड़प तड़प कर मर जाती है। उस औरत के परिवार वाले उस हेल्पर को थैंक यू कहते हैं और कहते हैं कि ठीक टाइम में खत्म हो गई। ये सब देखकर और सुनकर सलबम की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो ड्राइवर से जाकर पूछता है कि ये सब क्या है भैया, जिस पर ड्राइवर कहता है कि उस औरत के इलाज के लिए उसके बेटे के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपनी माँ को डिस्चार्ज करके घर ले जा रहा था। यहाँ पर वो हमें ऑक्सीजन पाइप निकाल कर अपनी माँ को मारने के लिए बोल रहा था, क्योंकि वो औरत वैसे भी कुछ दिन बाद बिना इलाज के मर जाती। हम लोग इस काम के लिए मना कर रहे थे, लेकिन वो लोग मान ही नहीं रहे थे। ये सब सुनकर सलबम को अपनी माँ की बात याद आ जाती है, क्योंकि ये लोग भी तो सोने के लालच में ही अपनी माँ को बचा रहे हैं। उसे समझ में आ जाता है कि उसकी माँ इतनी भी बुरी नहीं है। माँ कभी भी अपने बच्चों की बुराई नहीं सोचती है, लेकिन हम क्यों इतना बुरा सोच रहे हैं। वो मर जाएगी ये सोचकर हम खुश हो रहे थे, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि उसके पास सोना है, हम उसे बचाने की कोशिश करने लगते हैं। उसे ये सब सोचकर गिल्टी महसूस होती है। इसके बाद हम हॉस्पिटल में देखते हैं पनुताई की हालत थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगती है। डॉक्टर ये सब तीनों भाइयों को खबर कर देता है और कहता है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर दोनों भाई हार चुके होते हैं। वो दोनों डॉक्टर को ऑपरेशन के लिए मना कर देते हैं और पनुताई को डिस्चार्ज करने के लिए कहते हैं, जिस पर डॉक्टर कहता है कि मैं अभी उसे डिस्चार्ज नहीं कर सकता, अभी मैं उसे 2 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखूंगा। इतना कहकर डॉक्टर चला जाता है, लेकिन दोनों भाई यहाँ पर रुकने के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि उनका सारा पैसा खत्म हो चुका था। इसके बाद सलबम इस ऑपरेशन के बारे में पूछताछ करता है। उसे पता चलता है कि ऑपरेशन में 3 से 4 लाख रुपए लगेंगे। इतना पैसा लगेगा सुनकर उसका दिमाग घूम जाता है। इन पैसों के बारे में बैनी भी सुन लेता है, इसलिए वो सुरीली के पति को फोन करके बता देता है। सुरीली का पति ये सब सुनकर जल्द ही शहर पहुंच जाता है और वो बैनी को 4 लाख रुपए देकर कहता है कि उन लोगों को मेरे बारे में मत बताना, उन्हें बोलना कि ये सारे पैसे तुमने दिए हैं। इतना सुनकर बैनी पैसा लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम हॉस्पिटल में देखते हैं, यहाँ पर दोनों भाई यही डिसाइड कर रहे थे कि माँ का ऑपरेशन नहीं करेंगे, किसी तरह डिस्चार्ज करवा देंगे। लेकिन तभी सलबम कहता है कि तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं करूंगा माँ का इलाज। लेकिन एक बात, माँ ठीक होने के बाद जिसने जितना भी खर्च किया है उसे उतना ही सोना मिलेगा। इसके साथ ही वो ये भी कहता है कि देखो भैया, आज अगर हमारे पास पैसा नहीं है बोलकर हम माँ को मरने के लिए छोड़ देते हैं, तो कल को किसी दिन हमारे बच्चे अगर ऐसा करेंगे तो आप लोगों को कैसा लगेगा। ये सब सुनकर बाकी 2 भाई पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब तीनों के पैसे मिलाते हैं तो सिर्फ 2 लाख ही जुटा पाते हैं। तभी बैनी पैसा लेकर वहाँ पहुँच जाता है और वो पैसे उन लोगों को दे देता है। वो लोग पूछते हैं कि इतना सारा पैसा कहाँ से लाए हो, जिस पर बैनी कहता है कि ये पैसा मैं दे रहा हूँ, क्योंकि इस पैसे से पनुताई का ऑपरेशन होगा और वो ठीक होने के बाद जब सोना मिलेगा तब मेरी शादी भी हो जाएगी। इसके बाद सलबम उन पैसों को हॉस्पिटल में डिपॉजिट कर देता है और उसे बताया जाता है कि उसकी माँ का ऑपरेशन कल सुबह ही होगा। इसके बाद हम गांव में देखते हैं पनुताई की हमारी आंखों में एक भी आंसू नहीं है। ऐसा क्यों? ये सब सुनकर सुरीली वहाँ बैठ जाती है और कहती है कि मेरा पति 3 तोला सोने के लिए मारपीट करता था और जब सोना नहीं मिला तो मुझे और मेरे बच्चे को यहाँ छोड़कर चला गया। यहाँ पर भी मेरी माँ बहुत काम करवाती थी, बहुत डांटती थी, इसलिए नहीं कि मैं उसके लिए बोझ हूँ, बल्कि वो मुझे ऐसे सिखाती थी। वो मुझे स्ट्रांग रहने के लिए कहती थी। वो बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है। उसे किसी ने भी नहीं पहचाना है मेरे सिवाय। मेरी आंखों में अगर आंसू आ जाते थे तो वो बहुत डांटती थी और बोलती थी कि क्या मैंने तुझे यही सिखाया है? उसने मुझे जीना सिखाया है। मैं आज अकेले ही अपने बेटे को पाल सकती हूँ। मेरी शादी के 1 दिन पहले भी वो मुझे स्कूल छोड़ने गई थी। जब टीचर ने पूछा कि इसकी तो कल शादी है, आज 1 दिन के लिए क्यों लाई हो, तो माँ ने कहा था कि घर में बैठकर क्या करेगी, 1-2 अक्षर ज्यादा सीख जाएगी तो आगे जाकर कुछ ना कुछ काम आएगी। वो तो तुम लोगों को भी स्कूल भेजना चाहती थी। क्या तुम लोग कभी माँ से अच्छे से बात की हो?
ये सब सुनकर पनुताई की तीनों बहुएं दंग रह जाती हैं। इसके बाद अगले दिन पनुताई का ऑपरेशन किया जाता है और डॉक्टर सक्सेसफुली पनुताई को बचा लेते हैं, जिसे सुनने के बाद तीनों बेटे और बेनी खुश हो जाते हैं। जब उनकी बीवियां सुनती हैं तो वो भी खुश हो जाती हैं। सुरीली भी अपनी माँ की खबर सुनती है और वो भी खुश हो जाती है। इसके बाद हॉस्पिटल में बेनी फोन पर किसी के मरने की खबर सुनता है, इसलिए वो इन तीनों भाइयों को भी बता देता है। ये लोग तो हॉस्पिटल छोड़कर नहीं जा सकते थे, इसलिए वो लोग बेनी को ही भेज देते हैं। इसके बाद तीनों भाई अपनी माँ से मिलते हैं और बातें करने लगते हैं। वो लोग पनुताई से पूछते हैं कि माँ, तुम जो बीमार थी तब कुछ इशारा करती थी, उस सब का क्या मतलब था? पनुताई कहती है, अरे तुम लोग जो मुझे मेरे कमरे से निकाल लाए, नहीं समझी। ये सब सुनकर तीनों भाइयों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये लोग पनुताई के इशारे को ये समझ बैठे थे कि शायद वो किसी खजाने की बात कर रही है। इसके बाद वो लोग गोल्डी कुमार की बात करते हैं, जिसने इन लोगों को सोने के बारे में खबर दी थी। लेकिन पनुताई किसी भी गोल्डी कुमार को नहीं जानती थी। दूसरी ओर हम बेनी को देखते हैं। वो किसी मातम वाले घर में गया हुआ था। वहां पर सुरीली का पति भी मौजूद था। दोनों मिलकर बातें कर रहे थे कि तभी कुछ लोग एक आदमी को पकड़कर मार रहे थे। किसको मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं, ये सब जानने के लिए बेनी वहां जाता है। मार खाने वाले इंसान को देखकर बेनी चौंक जाता है, क्योंकि मार खाने वाला आदमी गोल्डी कुमार था। बेनी को यहाँ पता चलता है कि गोल्डी कुमार एक पागल आदमी है। यहाँ पर एक आदमी बेनी को बताता है कि गोल्डी कुमार की एक सोने की दुकान थी, लेकिन एक दिन उसकी दुकान में चोरी हो गई, जिसकी वजह से वो पागल हो गया। अब वो जब भी कहीं मातम वाला घर देखता है तो वहां जाकर कहता है कि मरने वाला इंसान मेरे दुकान से सोना लिया है। ये सब सुनकर बेनी के होश उड़ जाते हैं और सुरीली का पति तो बेहोश हो जाता है। इसके बाद पनुताई को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जिसके बाद वो हॉस्पिटल से निकलकर अपने गाँव लौट आती है। गाँव वाले पनुताई को देखकर फिर से डरने लग जाते हैं। पनुताई अपने कमरे में जाकर पलंग पर बैठ जाती है और फिर अपने बेटों और बहुओं के बारे में सोचने लगती है। क्योंकि बीमार होने के बाद शरीर काम नहीं कर रहा था, लेकिन वो सब लोगों की बातें सुन पा रही थी। उसे रियलाइज हो गया था कि ये लोग अपने लालच के लिए ही उसकी जान बचाए हैं, इसलिए वो अपनी तीनों बहुओं और बेटी को बुलाती है। वो अपने पलंग में से एक सीक्रेट लॉकर ओपन करती है, जिसे देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस लॉकर में बहुत सारा सोना रखा हुआ था। यहाँ पर पनुताई कहती हैं, तुम लोगों ने चाहे लालच के कारण ही क्यों ना हो, मुझे ठीक करने के लिए कितना कष्ट उठाया है। मेरे लिए अपने सारे जेवर बेच दिए, मेरे बेटे कर्ज में डूब गए। तुम लोगों को क्या लगता है मुझे ये सब नहीं पता है? मुझे सब पता है। इतना कहकर पनुताई उस सोने को 4 भागों में बांट देती है। इसके बाद पनुताई पूरे गांव का समाज बुलाती है और सुरीली के पति को भी बुलाया जाता है। यहाँ सुरीली पूरे गांव के सामने अपने पति को तलाक दे देती है, क्योंकि वो कभी भी सुरीली को अच्छे से नहीं रख पाया था और 3 तोला सोने के लिए मारपीट करता था। इसके बाद पनुताई अपनी बेटी सुरीली को दूसरी शादी के बारे में कहती है, लेकिन सुरीली दूसरी शादी के लिए मना कर देती है। वो अपने बेटी के लिए डर रही थी। वो कहती है कि मेरा बेटा बड़ा हो चुका है, वो क्या सोचेगा। ये सब सुनकर पनुताई सुरीली के बेटे को बुलाकर पूछती है कि तेरी माँ दूसरी शादी करेगी, क्या तू राजी है? जिस पर सुरीली का बेटा मान जाता है। इसके बाद बड़े धूमधाम से सुरीली की शादी की जाती है और यहाँ पर दूल्हा और कोई नहीं, बेनी ही होता है। पनुताई को समझ में आ गई थी कि सुरीली को बेनी से ज्यादा अच्छा लड़का और कहीं नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, यही थी थाई के झावी की पूरी कहानी, जहाँ लालच ने रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आखिर में एक माँ का प्यार ही सब पर भारी पड़ गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिस इंसान को हम सबसे बुरा समझते हैं, कभी कभी वही हमारे लिए सबसे अच्छा सोचता है। और लालच में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि अपने ही लोगों की अहमियत भूल जाता है। कहानी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद।